नमस्कार जी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। देखिएगा, स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र जिसमें इतिहास विषय के आपके प्रश्नों को हम ले रहे हैं और टॉपिक वाइज आपके इनको लिया था हमने। आज तीसरी क्लास है हमारी जिसमें मुगल कला एवं संस्कृति का पार्ट सेकंड, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके ज़्यादा हो रहे थे इसलिए दो पार्टों में आपके इसको कर रहे हैं। तो देखिएगा, मुगल कला एवं संस्कृति से हमने आपके कौन कौन से प्रश्नों को शामिल किया है। अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। इस बार आपके विगत प्रश्न पत्रों को देखते हुए प्रथम प्रश्न पत्र के थोड़ा टफ आने की संभावनाएं ज़्यादा प्रबल हैं, इसलिए आपके सभी तरह के प्रश्नों का समावेश इसमें किया है। तो देखिएगा, प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार पशुओं का चित्रण करने में बेजोड़ था। पशु पक्षियों का चित्रांकन करने में आपके कौन सा आपके चित्रकार था। ये जहांगीरकालीन चित्रकार आपके जैसे मीर सैयद अली, वो जहांगीर के काल में आपके पशु पक्षियों का चित्रांकन अपने चरम पर पहुंचा है। ठीक है, क्योंकि जहांगीर कालीन जो चित्रकार हैं उन चित्रकारों में सबसे विशिष्ट आपके माना जाता है उस्ताद मंसूर को। तो इसका आंसर भी हमारा आपके कौन सा हो जाता है, उस्ताद मंसूर ही हमारा आंसर हो जाता है। आप इनके जवाब देते रहिएगा, मैं आपके ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं कर पाऊंगा इस क्लास में आप लोगों से, ताकि आपके हमारे सारे क्वेश्चन आपके समय पर पूरे हो जाएं। नेक्स्ट आपके देखिएगा, देखिए प्रश्न दिया है, आलीवाल खान निम्नलिखित भवनों में से किसका वास्तुकार था। आलीवाल खान को दिया है। हालांकि आलीवाल खान है ये आपके जो शेरशाह सूरी हैं, शेरशाह सूरी के समय आपके एक वास्तुकार के रूप में थे और इनके द्वारा हसन खां सूर का मकबरा और शेरशाह का मकबरा, हसन खां सूर का मकबरा और शेरशाह सूरी का जो मकबरा है उसमें वास्तुकार की भूमिका आपके निभाई गई थी। ठीक है, तो हमारा आपके देखिए हसन खां सूर का मकबरा और शेरशाह सूरी का मकबरा, यानी कि ऑप्शन 1 और 2 ही आपके सही हैं। आदम खान का मकबरा और हुमायूं का मकबरा आपके इसका सही आंसर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपके, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। फतेहपुर सीकरी मेहराबदार और धरणी स्तंभदार शैलियों का कौशलपूर्ण सम्मिश्रण है। देखिए, फतेहपुर सीकरी है वो अपने निर्माण के दृष्टिकोण से आपके सबसे विशिष्ट है। ठीक है, याद रखिएगा 1571 ईस्वी में आपके फतेहपुर सीकरी की अकबर के द्वारा आपकी स्थापना कर दी गई थी। ठीक है, फिर यहीं पर आपके कुछ धार्मिक गैर धार्मिक इमारतों का, सरकारी इमारतों का निर्माण आपके अकबर के द्वारा करवाया गया है। ठीक है, अब इनमें आपके देखिए जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें कौन सा सही नहीं है। फतेहपुर सीकरी मेहराबदार और धरणी स्तंभदार आपके शैलियों का कौशलपूर्ण सम्मिश्रण है। आगरा के किले और फतेहपुर सीकरी शहर के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर प्रमुख सामग्री है, बिल्कुल सही है बात। फतेहपुर सीकरी की योजना अकबर की धार्मिक नीतियों के अंतिम प्रारूप के बाद बनी थी। यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि अकबर की जो धार्मिक नीतियों का अंतिम प्रारूप है वो महजरनामा की घोषणा 1579 में की गई थी, तब आपके देखने को मिलता है। ठीक है, जबकि फतेहपुर सीकरी की योजना आपके पहले ही बन चुकी थी। ठीक है, इसीलिए हमारा आपके आंसर कौन सा हो जाएगा, इसमें सी हमारा आंसर हो जाएगा। आपको केवल प्रश्न को थोड़ा सा फ्लो में पढ़ना है, सोचना है और आंसर दे देना है। ठीक है, अकबर का अपना स्वयं का मकबरा सिकंदरा में उसके बेटे जहांगीर द्वारा बनवाया गया, बिल्कुल सही है। पूर्ण तो आपके जहांगीर ने करवाया था, इसलिए आपके अकबर ने प्रारंभ करवा दिया, पूर्ण जहांगीर ने करवाया, इसलिए जहांगीर को इसका श्रेय हम देते हैं। नेक्स्ट आपके देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुगल चित्रकारी के संबंध में सही नहीं है। कौन सा कथन ऐसा है जो मुगल चित्रकारी के संबंध में आपके सही नहीं दिखाई देता है। तो देखिएगा, अकबर ने एक बड़ी चित्रशाला स्थापित करके एक नए और जीवंत स्कूल का निर्माण किया जिसने 1560 के दशक में हमजानामा का चित्रांकन किया है, बिल्कुल सही बात है आपके ये। ठीक है, अकबर के पूरे शासन के काल के दौरान कई पुस्तकों के चित्र निरूपण के लिए भारत के विभिन्न भागों से चित्रकारों की भर्ती की जाती थी, बिल्कुल सही है। अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग चित्रकार आते थे, अलग अलग शैलियों का प्रभाव आपके हमें मुगल चित्रकला की शैली है उसमें देखने को मिलता है।
ऐसा प्रतीत होता है कि अकबर का शासनकाल आरंभ होते ही चित्रण में यथार्थवाद पर बल दिया जाने लगा। बिल्कुल सही है, अकबर के शासनकाल के प्रारंभ से ही आपके चित्रकला में यथार्थवाद आपके प्रारंभ हो गया है। पुनर्जागरण कालीन चित्रकला की विशेषताओं ने अकबर के शासनकाल में मुगल कला को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं किया, ये गलत है। क्यों? क्योंकि आपके पुनर्जागरण कालीन चित्रकला ने अकबर की चित्रकला को प्रभावित किया है। यूरोपीय चित्रकला का प्रभाव आपके दिखाई देता है। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस मुगल बादशाह के काल में आपके मुगल चित्रकला में प्राकृतिक दृश्यों के चित्रण पराकाष्ठा पर पहुंच गया था? हमने बताया था आपको कि जहांगीर का काल है जिसके समय आपके प्राकृतिक दृश्यों का चित्रांकन है वो अपनी पराकाष्ठा को छूता है। किसका? जहांगीर का काल। मुगल स्थापत्य शैली किन स्थापत्य शैलियों का सुंदर समन्वय दिखाई देता है? यानी मुगल स्थापत्य कला में किन दो आपके शैलियां हैं जिनका समन्वय हमें आपके देखने को मिलता है? ठीक है ना, कौन कौन सी शैलियां हैं? तुर्की फारसी शैली, तुर्की अफगान शैली, फारसी भारतीय शैली, मध्य एशियाई तैमूरी और भारतीय शैली। कौन कौन सी ऐसी शैलियां हैं जिनका प्रभाव हमें आपके इसमें दिखाई देता है? बताइए। जो मुगल चित्रकला है, मुगल चित्रकला में कौन कौन सी शैलियों का समावेश हमें आपके दिखाई देता है? सिंपल सा प्रश्न है, क्योंकि आप याद रखिएगा कि यहाँ आपके ईरानी शैली का प्रभाव और भारतीय शैली का प्रभाव वो हमें मुगल स्थापत्य कला में मुख्य रूप से आपके देखने को मिलता है। ठीक है ना, ईरानी और भारतीय शैलियों का प्रभाव। तो ईरानी शैली यानी कि फारसी शैली हो गई और भारतीय शैलियों का प्रभाव आपके इसमें दिखाई देता है, जो इंडो इस्लामिक संस्कृति का परिचायक है। किसका परिचायक है? इंडो इस्लामिक संस्कृति का परिचायक है। नेक्स्ट देखिए, मुगल स्थापत्य पर फारसी या ईरानी प्रभाव किस सम्राट के शासनकाल के अंत तक प्रबल नहीं हो पाया? कौन सा ऐसा आपके सम्राट है जिसके काल में आपके फारसी या ईरानी प्रभाव है वो आपके अधिक अंत तक आपके अधिक प्रबल नहीं हो पाया है? अब ये आपके सोचने लायक प्रश्न है, जवाब दीजिए आपके इसका कि भाई स्थापत्य कला पर फारसी या ईरानी प्रभाव है वो आपके किसके शासन के अंत तक प्रबल नहीं हो पाया है? क्योंकि याद रखिएगा अकबर और जहांगीर का जो शासनकाल है वहाँ पर हमें आपकी मुगल चित्रकला, मुगल जो आपके स्थापत्य कला है वहाँ पर हमें आपके फारसी प्रभाव देखने को मिल जाता है। अच्छा प्रश्न है ये। तो आपके देखिए यहाँ पर अंत तक प्रबल नहीं हो पाया है, यानी भारतीय शैली का भी प्रभाव आपके उस पर रहा है। तो वो हमारा आंसर आपके इसमें कौन सा बैठता है? अकबर। अकबर का शासनकाल है, यहाँ तक आपके प्रबल नहीं हो पाया। इसके पश्चात आपके फारसी शैली है, ईरानी शैली है, उसका प्रभाव हमें अधिक देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट, मुगल स्थापत्य अपनी किस विशेषता के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? मुगल स्थापत्य है वो आपके अपनी कौन सी ऐसी स्थापत्य कला की विशेषता है जिसके लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा सादगी और विशालता आपके हैं विशेषताएं, ठीक है, लेकिन जो सबसे अधिक विशेषता है इसकी, जिसके राजपूत स्थापत्य पर भी प्रभाव देखने को हमें मिलता है, वो है इसका अलंकरण। कौन सा है? अलंकरण और लालित्य। वो आपके सबसे अधिक, सर्वाधिक आपके प्रमुख विशेषता के रूप में हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट, मुगल स्थापत्य कला की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? अब यहां याद रखना कि आपको पूछा गया है कौन सी विशेषता नहीं है। ठीक है, विशेषताओं से रिलेटेड आपके प्रश्न ज्यादातर पूछे जा रहे हैं आजकल। देखिए ये कह रहा है प्याज के आकार के बाहर से उभारदार सुंदर गुंबद। बिल्कुल आपके सही है, गुंबदों का प्रयोग आपके यहाँ पर किया गया है और ज़्यादातर आपके कैसे दोहरे गुंबद हैं। हालांकि जो दोहरा गुंबद है वो लोधी काल की विशेषता के रूप में है, वो आपके हमें यहाँ दिखाई देता है। ठीक है, टोडेदार छज्जे, यहाँ पर गड़बड़ है। समरूपता, सौंदर्य और विशालता का अभिनव समन्वय, बिल्कुल सही, आपके विशाल भवनों का निर्माण किया गया है, सौंदर्य विशेष है आपके, और एक रूपता हमें आपके देखने को मिलती है।
प्रवेश द्वार हैं वो आपके मेहराब युक्त आपके बनाए गए हैं, भव्य मेहराब युक्त आपके बनाए गए हैं। क्योंकि यहाँ देखें शाहजहां के काल में तो आपकी कैसी मेहराबें हैं, शाहजहां के काल में तो आपके हमें एनग्रिल्ड आर्क देखने को मिलती है, अर्थात आपके ऐसे एनग्रिल्ड आर्क, लहरदार मेहराब हमें शाहजहां की विशेषता के रूप में आपके देखने को मिलती है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाता है, टोडेदार छज्जे। टोडेदार छज्जे हैं वो आपके यहाँ की विशेषता के रूप में हमें देखने को नहीं मिलते। ठीक है, नेक्स्ट, फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद के विशाल प्रवेश द्वार बुलंद दरवाजे को अकबर ने अपनी किस विजय के स्मरणार्थ निर्मित करवाया था। फतेहपुर सीकरी में आपको पता है जामा मस्जिद में आपकी कौन सा द्वार बना हुआ है कि भाई बुलंद दरवाज़ा बना हुआ है, कि बुलंद दरवाजे को अकबर ने अपनी कौन सी विजय के उपलक्ष्य में बनवाया है कि भाई गुजरात विजय है। 1572-73 ईस्वी में अकबर ने आपके कौन सी विजय की थी, गुजरात विजय की थी, उसी को आपके उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया है। बुलंद दरवाजे में आपके अर्ध गुम्बदों का प्रयोग किया गया है, यानी कटे हुए गुम्बद आपके कह सकते हैं कि आधा ही गुम्बद आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये जो अर्ध गुम्बद शैली है ना, ये मूल रूप से देखी जाए तो ईरान से ली गई है। कहाँ से ली गई है, ईरान से। आगे हमने प्रश्न में वो भी शामिल किया है। हाँ, यही है अगला प्रश्न, वो बुलंद दरवाजे को अर्ध गुम्बद द्वार शैली अर्थात कटे हुए अर्ध गुम्बद के रूप में निर्मित कराया गया था। इस अर्ध गुम्बद द्वार शैली को कहाँ से ग्रहण किया गया, कौन से देश की जो स्थापत्य है वहाँ से आपके इसको लिया गया है, तो फारस की। कहाँ की है, फारस की स्थापत्य कला की विशेषता के रूप में इसे शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, अकबर ने अपने अनेक भवनों के निर्माण में हिंदू स्थापत्य शैली, जैन हिंदू मंदिरों की अलंकरण शैलियों तथा विधाओं का अनुसरण किया। उसके द्वारा निर्मित किस भवन में हिंदू स्थापत्य शैली सर्वाधिक स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। अकबर का आपके ऐसी कौन सी इमारत है जिसमें स्पष्ट रूप से आपके हिंदू स्थापत्य कला के लक्षण हमें आपके देखने को मिलते हैं, सर्वाधिक आपके प्रभावित वो शैली आपके देखने को मिलती है। तो याद रखिएगा, अगर यहाँ हम आपके देखो आगरा के किले में जहांगीरी महल, फतेहपुर सीकरी में पंचमहल, फतेहपुर सीकरी में बीरबल का मकान, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, अगर यहाँ पर आपके मरियम उज्जमानी का महल, मरियम का महल भी दे देता फतेहपुर सीकरी वाला, तो हम आपके कंफ्यूज हो जाते। अभी कोई कंफ्यूजन की आवश्यकता नहीं है। आगरा के किले में आपकी जो जहांगीरी महल है उसमें हिंदू स्थापत्य शैली का सर्वाधिक स्पष्ट परिलक्षण हमें देखने को मिलता है। डायरेक्ट हिट आपके क्वेश्चन है, डायरेक्ट याद रखने की आवश्यकता है आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट, अकबर कालीन किस भवन या किन भवनों को स्थापत्य योजना को बौद्ध स्थापत्य से प्रेरणा मिली है। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है कि भाई कौन सा ऐसा आपके भवन है जिनको बौद्ध स्थापत्य कला से प्रेरित हैं। तो याद रखिएगा, पंचमहल जो फतेहपुर सीकरी का है और सिकंदरा में आपके अकबर का मकबरा, ये आपके बौद्ध स्थापत्य से प्रभावित हैं, वहाँ से प्रेरित हैं। तो ए और बी दोनों हो जाएंगे हमारे आंसर, उपयुक्त ए और बी। फतेहपुर सीकरी का पंचमहल, सिकंदरा में अकबर का स्वयं का मकबरा। निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण अकबर के शासनकाल के दौरान नहीं किया गया। ऐसा कौन सा आपके किला है जिसका निर्माण अकबर के शासनकाल के दौरान नहीं हुआ है। ठीक है, तो आपके देखो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि आगरा का किला ओब्वियसली अकबर ने बनवाया है, लाहौर का किला अकबर ने बनवाया है, इलाहाबाद का किला अकबर ने बनवाया है, असीरगढ़ का किला है, ये आपकी अकबरकालीन इमारत नहीं है। ठीक है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है आंसर आपके। मुगल काल में निर्मित किस किले में दुर्ग, राजप्रसाद, ठीक है, स्थापत्य शैली के चरमोत्कर्ष को अनुभव किया जा सकता है। दुर्ग आपके हुए, राजप्रसाद शैली हुई, वो स्थापत्य जो शैली है राजप्रसाद निर्माण की, उस शैली के चरमोत्कर्ष को अनुभव किया जा सकता है। ये आपके 159 कुछ नहीं है आपके इसमें, तो कौन सा भवन है ऐसा जिसमें आपके चरम उत्कर्ष हमें देखने को मिलता है।
तो देखिए मुगलों का तो आपके दिल्ली का लाल किला है जो शाहजहां के समय आपके निर्मित किया गया था, अष्टकोणीय किले के रूप में है। वो आपके यहाँ चरम उत्कर्ष को दर्शाता है, निर्माण की भव्यता को आपके दर्शाता है। ठीक है। अकबर कालीन मुगल स्थापत्य शैली की निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सी विशेषता नहीं थी? अकबर कालीन जो मुगल स्थापत्य कला की आपके कौन सी विशेषता नहीं थी? स्थापत्य की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं थी? कौन सी विशेषता नहीं थी? लाल बलुए पत्थर का अधिकाधिक प्रयोग हुआ है, भारतीय अलंकरण विधानों का प्रयोग हुआ है। ठीक है। अलंकरण के लिए पित्राद्युरा का प्रयोग हुआ है, विशाल उद्यानों के मध्य में मकबरों का निर्माण हुआ है। देखो मकबरों का निर्माण तो आपके उद्यानों के बीच में हुमायूं का मकबरा है, वो पहली इमारत है जो आपके चारबाग शैली में निर्मित है। हालांकि याद रखिएगा बगीचे में निर्मित जो पहली इमारत है वो सिकंदर लोदी का मकबरा है दिल्ली में। ठीक है। अब यहाँ लाल बलुआ पत्थर का खूब प्रयोग हुआ है, भारतीय अलंकरण विधानों का प्रयोग खूब किया गया है। पित्राद्युरा का प्रयोग आपके इस काल की विशेषता नहीं है। पित्राद्युरा का प्रयोग है वो शाहजहां कालीन जो स्थापत्य कला है उसकी प्रमुख विशेषता के रूप में हमें देखने को मिलती है। ठीक है ना। किस मुगलकालीन भवन में दोहरी गुंबद निर्माण शैली का, मैंने बताया दोहरा गुंबद किसको बोलेंगे? पहला तो आपके ये गुंबद और फिर इसका आपके ये। ठीक है। क्योंकि आप जब स्ट्रक्चर देखते हो ना तो ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है। यहाँ मेहराब हो जाएगी, ये गुंबद हो जाएगा, यहाँ आपके मीनारों का प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ पर आपके किन का? मीनारों का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है ना। तो यहाँ आपके प्रश्न पूछा गया है कि मुगल कालीन आपके कौन सी इमारत है जो जिसमें पहली बार दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया है? तो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है, वो आपके इमारत के रूप में हमें देखने को मिलता है जिसमें आपके दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया है। याद रखना कि डबल डोम है जिसमें ये इनर डोम हो गया और ये आउटर डोम हो गया। ठीक है। ये आपके लोदी काल की विशेषता के रूप में है। ठीक है। और यहाँ आपके हुमायूं के मकबरे में हमें देखने को मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट, मुगल भवनों की दीवारों आदि पर शिल्पित फूल पत्तियों पर अर्ध बहुमूल्य पत्थरों को जड़ने की जड़ाऊ कला को पित्राद्युरा कहा जाता था। किस मुगलकालीन भवन में पहली बार पित्राद्युरा का प्रयोग हमें देखने को मिलता है? याद रखना आगरा में जो एतमादुद्दौला का मकबरा है उसकी विशेषता है पित्राद्युरा। अब एतमादुद्दौला आपके कौन हैं? ये आपके जो एतमादुद्दौला का नाम है मूल रूप से गयास बेग। ठीक है। एतमादुद्दौला इनकी गयास बेग की उपाधि थी। ठीक है ना। इन्हीं का जो मकबरा है उसमें पित्राद्युरा का आपके प्रयोग किया गया है सर्वप्रथम। ठीक है। पित्राद्युरा आपके क्या हो गई? बहुमूल्य पत्थरों को जड़ने की कला है। ठीक है। अकबर द्वारा निर्मित भवनों की तुलना में शाहजहां के भवन किस दृष्टि से श्रेष्ठ हैं? यानी शाहजहां की जो आपके स्थापत्य कला है वो आपके अकबर कालीन स्थापत्य कला से किस दृष्टिकोण से विशिष्ट दिखाई देती है, श्रेष्ठ दिखाई देती है? ठीक है। तो आप यहाँ याद रखिएगा विशालता और मौलिकता अकबर कालीन इमारतों में भी है और आपके किसमें? शाहजहां कालीन इमारतों में भी है। भव्यता और विशालता का समन्वय बिल्कुल दोनों में आपके देखने को मिलता है। अलंकरण के भव्य प्रदर्शन, देखिए अलंकरण का भव्य प्रदर्शन आपको शाहजहां कालीन इमारतों में ही देखने को मिलेगा। वहां पर अकबर कालीन इमारतों में सादगी है। क्या है? सादगी। और ईरानी और भारतीय स्थापत्य कला ये तो आपकी विशेषता है ही, पूरे मुगल काल की विशेषता है, शैलियों का समन्वय। तो अलंकरण और भव्यता का प्रदर्शन है वो आपके अकबर कालीन आर्किटेक्चर को शाहजहां कालीन आर्किटेक्चर से अलग कर देती है। हालांकि याद रखना कि शाहजहां के जो आपके शाहजहां कालीन जो भवन हैं उनकी दो विशेषताएं और अलग से हैं। एक तो मैंने बताया लहरदार मेहराब का प्रयोग और एक हाईनेक डोम का प्रयोग। हाईनेक डोम से तात्पर्य है गर्दन युक्त गुंबद। गर्दन ये नेक है। ठीक है। हालांकि होगा ये भी डबल डोम, लेकिन कैसा होगा? थोड़ा सा नेक लिए हुए होगा
ये दो विशेषताएं भी आपके शाहजहां कालीन स्थापत्य की प्रमुख विशेषताओं के रूप में देखने को मिलती है। ठीक है। शाहजहां द्वारा निर्मित दिल्ली के लाल किला में स्थित किस भवन की मेहराब के ऊपर फारसी में इन पंक्तियों को अभिलिखित कराया गया है? यदि पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। ठीक है। फिरदौस बर रूबी जमी अस्त, तो हमी अस्त, हमी अस्त, हमी अस्त कहां पर लिखा हुआ है? आगरा के, देखो हमने आपके पहले ही आधा सा प्रश्न तो आपको सही कर ही दिया है कि दिल्ली के लाल किले की इमारत है। ठीक है। अब देखो, दीवाने आम और दीवाने खास प्रत्येक किले में होते हैं। मुमताज या खास महल, रंग महल भी आपके उसी में है, लेकिन ये जो पंक्तियां हैं वो किस में? दीवाने खास में लिखी हुई हैं। किस में लिखी हुई हैं? दीवाने खास में। ठीक है। शाहजहां ने मुगल स्थापत्य शैली में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन नहीं प्रचलित किया? लाल बलुए पत्थर के साथ संगमरमर का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया है। बिल्कुल सही है आपके, ये परिवर्तन हमें आपके शाहजहां के काल में दिखाई देता है। ठीक है। रंगीन टाइलों का प्रयोग बहुत सीमित हो गया, उसके स्थान पर पित्राद्युरा के माध्यम से नैना विराम अलंकरण का प्रयोग किया गया है। बिल्कुल सही है आपके, शाहजहां के काल में आपके जो रंगीन टाइल्स हैं, नीले हरे रंग के जो पत्थर हैं, उनके प्रयोग के स्थान पर पित्राद्युरा को आपकी प्रमुखता ज़्यादा दी गई है। पूर्वकालिक आयताकार भवनों के स्थान पर वक्राकार आकृति वाले भवनों का निर्माण किया गया है। आपको हमने बताया कि भाई कि दिल्ली का जो लाल किला है वही अष्टकोणीय किले के रूप में आपके डेवलप किया गया है। शाहजहां के भवनों में भारतीय अलंकरण विधानों का प्रयोग अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया? नहीं। याद रखना, शाहजहां है, शाहजहां पर मुमताज महल के कारण थोड़ा कट्टरपंथी जो प्रभाव है वो हमें दिखाई देने लग जाता है, इसलिए भारतीय अलंकरणों का जो विधान है वो आपके इसके समय क्या नहीं किया है? पराकाष्ठा पर नहीं पहुंचा है। अकबर के काल में ही पराकाष्ठा पर है। ठीक है ना। बढ़िया प्रश्न है ये। कुछ इतिहासकारों का विचार है कि ताजमहल की परिकल्पना और निर्माण में फ्रांसीसी और इतालवी स्थापत्यकार हैं, वास्तुविदों। वास्तुविद ने आपके सहयोग प्रदान किया था। इस मान्यता को इस आधार पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। ठीक है। यानी कि प्रश्न क्या पूछना चाह रहा है, कहना चाह रहा है कि भाई ताजमहल का जो निर्माण किया गया, ताजमहल का जो विचार आपके शाहजहां के दिमाग में आया है, उसमें कहीं ना कहीं फ्रांसीसी और इतालवी जो आपके वास्तुविद हैं उनका सहयोग है। ठीक है। अब ऐसा कौन सा है जो कारण इनमें से जिससे हम आपके इस स्टेटमेंट को नकार सकते हैं कि नहीं, ये मूलतः आपके देसी देन है आपके? तो देखो, ताजमहल की योजना और उसकी विशेषताएं पूर्णतः अभिनव नहीं है, क्योंकि हमने बताया हुमायूं का मकबरा ताजमहल का पूर्वगामी है, तो कोई नई चीज़ नहीं लेके आए। ठीक है। ताज से पूर्व आपके प्रादेशिक शैलियों में निर्मित कुछ भवन ताजमहल के पूर्वगामी हैं। उदयपुर में गोलमंडल भी है आपके इसकी तरह। ठीक है। संगमरमर का उन्मुक्त रूप से उपयोग और कुछ भारतीय अलंकरणों का प्रयोग। संगमरमर का प्रयोग अगर आप देखें तो हमें आपके कहाँ देखने को मिल जाता है? जो हुमायूं का मकबरा है उसके गुम्बद में देखने को मिल जाता है। एतमादुद्दौला का मकबरा है आगरा में, उसमें भी हमें आपके गुम्बद का प्रयोग देखने को मिल जाता है, वो संगमरमर का प्रयोग देखने को मिल जाता है। ठीक है ना। तो ये भी बात हो गई। देखिए, पश्चिमी कला के कुछ तत्वों का भारतीय कला पर प्रभाव समकालीन सांस्कृतिक अंतर संपर्कों का परिणाम हो सकता है। बिल्कुल सही है। दो भिन्न संस्कृतियों के लोग अगर एक पास रहेंगे, पास रहेंगे, तो कहीं ना कहीं वो एक दूसरे को प्रभावित करेंगे ही करेंगे। इसलिए हम आपके ये छोटा मोटा जो संपर्क का परिणाम है, ये कहीं भी इस चीज़ को इंडिकेट आपको नहीं करेगा कि भाई कि ये उनकी देन है या उनका प्रभाव है या उन्होंने हमको बताया है कि भाई ऐसे बना लेना रे। ठीक है ना। तो हमारे लिए आंसर कौन सा हो जाएगा कि भाई हमको तो ये सारे कारण ऐसे लगते हैं जिनसे आपके हमको लगता है कि फ्रांसीसी और इतालवी वास्तुविदों की परिकल्पना ये नहीं है, उनका दिमाग नहीं है इसके पीछे। ठीक है ना। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में प्रसिद्ध मयूर सिंहासन तख्ते ताउस का निर्माण किया गया?
तख्ते ताउस जो दीवाने आम की शान था, ठीक है, बेबादल खां ने जिसका निर्माण किया था, ठीक है, शाहजहां के काल की विशेषता है, इसमें कोहिनूर हीरा जड़ा हुआ था। आपको पता है 1739 में जब नादिर शाह नाम के आक्रमणकारी ने भारत पर आक्रमण किया, उस समय आपके इसको लूट करके ले जाया गया, ठीक है। तो किसके काल की विशेषता है? शाहजहां। इसके वास्तुविद कौन है? बेबादल खां। और 1739 में कौन लूट के ले गया इसको? 1739 में नादिर शाह ने लूटा। नादिर शाह ने लूटा। किसको लूटा है? इस तख्ते ताउस को लूट करके ले गया है, ठीक है ना। कोहिनूर हीरा आपके इसमें जड़ा हुआ था। तो बढ़िया आपके प्रश्न है, हालांकि सिंपल है बिल्कुल। औरंगजेब के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस भवन का निर्माण नहीं किया गया? औरंगजेब के शासनकाल में ऐसा कौन सा भवन है जिसका निर्माण आपके नहीं किया गया है? तो याद रखिएगा, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद औरंगजेब ने बनवाई है ओबियसली। औरंगाबाद में उसका स्वयं का मकबरा, ये गलत है आपके, ये आपके औरंगजेब ने नहीं बनवाया, ठीक है ना। औरंगाबाद में रबिया उद दौरानी का मकबरा, जिसे बीबी का मकबरा या ताजमहल की फुअड नकल बोलते हैं, इन्होंने ही बनवाई है। बादशाही मस्जिद भी इन्होंने, ये भी इन्होंने, यानी कि औरंगाबाद में इसका मकबरा इसने स्वयं ने नहीं बनवाया। ये तो उस समय परेशान आत्मा हो चुका था दक्षिण भारत में, इस वजह से इसको इसका समय नहीं मिला कि ये अपना मकबरा औरों की तरह बना करके जाए। मुगल काल में हाथी दांत पर नक्काशी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नगर प्रसिद्ध नहीं था? हाथी दांत पर नक्काशी चित्रकारी जो है उसके लिए आपके कौन सा ऐसा नगर है जो प्रसिद्ध नहीं था मुगल काल के दौरान, ठीक है ना। कौन सा है? ये आपके मथुरा है जो आपके इसके लिए प्रसिद्ध नहीं था। फतेहपुर सीकरी, आगरा, जयपुर में आपके हाथी दांत पर नक्काशी का काम, चित्रकारी का काम किया जाता था। कौन मुगल सम्राट चित्रकला का उच्च कोटि का पारखी था? ठीक है, अब उच्च कोटि का पारखी तो आपके कौन था? जहांगीर। जहांगीर कहा करता था कि एक ही चित्र को अगर कई चित्रकार मिलकर के बनाएं तो मैं बता दूंगा कि किसने क्या बनाया है। इतना बड़ा पारखी था। इसका काल चित्रकला का स्वर्ण काल है, जहांगीर का मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल है, ठीक है। हालांकि अकबर भी आपके ईश्वरीय अनुग्रह प्राप्त करने का सबसे सरल साधन चित्रकला को मानता था, लेकिन फिर भी उच्च कोटि का पारखी अगर हम किसी को कहेंगे तो वो कौन है? जहांगीर है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रारंभिक मुगल युग में भारतीय चित्रकार शैली का निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख केंद्र नहीं था? कि भारतीय चित्रकार जो शैली है, ठीक है ना, उसका कौन सा प्रमुख केंद्र आपके यहाँ पर नहीं था? तो बंगाल आपकी चित्रकला का प्रमुख केंद्र आपके यहाँ पर नहीं था प्रारंभिक मुगल युग में। कौन सा नहीं था? बंगाल। मुगल चित्रकला के अधिकांश विषय किससे अभिप्रेरित थे? दरबारी जीवन, प्राकृतिक जीवन, उपर्युक्त ए और बी, काल्पनिक जीवन। देखो, काल्पनिक जीवन का आपके यहाँ पर कोई रोल नहीं है। थोड़ा बहुत अगर शाहजहां के काल में हम देखें तो एक दैवीय प्रभा मंडल आपके शाहजहां के काल में चित्रों के बैकग्राउंड में हमें देखने को मिल जाता है। बाकी आपके काल्पनिकता नहीं है, दरबारी और प्रकृति जीवन है, व्यक्ति चित्र हैं, ठीक है, उन पर आपके फोकस किया गया है। तो उपयुक्त ए और बी दोनों हमारे आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस पुस्तक को चित्रित करने के लिए दो विख्यात फारसी चित्रकार मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद को मुगल दरबार में ईरान से आमंत्रित किया गया था? बढ़िया प्रश्न है, ठीक है ना। कौन सी पुस्तक है जिसको चित्रित करने के लिए आपके मीर सैयद अली को बुलाया गया है? तो वो दास्तान अमीर हमजा, ठीक है, जो आपके पैगंबर मोहम्मद साहब के चाचा अमीर हमजा के वीरोचित कार्यों को लेकर के चित्रांकित किया गया है। दास्तान अमीर हमजा नामक चित्र है। मीर सैयद अली का नाम आपके इसके साथ जुड़ा हुआ है। पुर्तगाली पादरियों ने अकबर के दरबार में यूरोपीय चित्रकला शैली का प्रचलन किया। यूरोपीय चित्रकला शैली ने मुगल चित्रकला को क्या योगदान दिया? भित्ति चित्रकला, सजीव, अग्र संक्षेपण यानी कि फोर शॉर्टिंग टेक्निक और त्रिआयामी 3 डायमेंशनल आपकी टेक्निक है, उनका प्रयोग आपके किसके? अब यहां देखिएगा,
कि पुर्तगाली पादरी जब आपके यहाँ पर आते हैं तो यूरोपीय चित्रकला का प्रभाव आपके आता है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है वो अग्र संक्षेपण की जो तकनीक है, फोर शॉर्टेनिंग जो टेक्निक है, उसका प्रयोग आपके यहाँ पर है। ठीक है, जो 3 डायमेंशनल जो डायग्राम है वो थोड़ा बाद में आपके यहाँ पर देखने को हमें मिलते हैं। धूप छाया का प्रयोग भी है, वो भी हमें आपके यहाँ पर देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से अकबर के दरबार का कौन सा प्रसिद्ध चित्रकार नहीं था? अब याद रखिएगा, ऐसा प्रश्न आपके सामान्यतः आप लोगों से एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है। ठीक है ना, कि अकबर के दरबार का कौन सा प्रसिद्ध चित्रकार नहीं था। देखो, फारूक बेग आपके इसका चित्रकार था, दसवंत भी है, बशावन भी है, अगारेजा है, ये आपके नहीं है, बाद के काल में आपके थोड़ा सा बाद के काल में आता है, यानी कि चारों में से इसको आंसर हम दे सकते हैं। ठीक है ना। जहांगीर के शासनकाल में किस प्रकार के चित्रों के चित्रांकन में विशेष प्रगति हुई है? भित्ति चित्रों में, लघु चित्रों में, एकल या व्यक्ति चित्रों में, युद्ध चित्रों में। एकल या व्यक्ति चित्रों में, एकल या व्यक्ति चित्रों में। अबुल हसन नाम का जो चित्रकार है वो व्यक्ति चित्र बनाने में प्रवीण था इस समय। ठीक है, पशु पक्षियों का चित्रांकन करने में, प्रकृति का चित्रांकन करने में कौन, जो मंसूर है, ख्वाजा साहब मंसूर हैं, वो आपके फेमस थे इस समय। अगला देखो, उन्हीं का ही ले लिया है हमने आपके। जहांगीर के दरबार का वह चित्रकार जो मानवीय एवं पशु एकल चित्रों के जहांगीर के दरबार का चित्रकार था, विदेशी नहीं था, जो आपके विदेशी नहीं था। अब यहाँ ये चीज़ आपके यहाँ महत्वपूर्ण हो गई कि भाई के चित्रकार तो हो लेकिन विदेशी नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, चित्रकार जो आपके विदेशी नहीं था वो कौन है? उस्ताद मंसूर है। कौन है? उस्ताद मंसूर है, वो आपके विदेशी नहीं थे। ठीक है, तो विदेशी आपके चित्रकार, देखो यहां पर आपके कह रहे हैं कि जहांगीर के दरबार का वह चित्रकार जो मानवीय और पशु एकल चित्रों, ठीक है ना, पशु एकल चित्रों के चित्रांकन में प्रवीण था। तो यहां पर आपके नाम आएगा उस्ताद मंसूर का। किसका नाम आएगा? उस्ताद मंसूर का। ठीक है, और जहांगीर के दरबार में आपके, देखो अगला प्रश्न भी हमने ऐसा ही ले लिया है। अच्छा नहीं है आपके, मुगल कालीन चित्रकला शैली का अंतिम महान शाही संरक्षक कौन था? अंतिम महान शाही संरक्षक आपके मुगल कालीन चित्रकला शैली का औरंगजेब था। ठीक है, हालांकि औरंगजेब ने चित्रकला को बैन करवा दिया। क्या करवा दिया है? बैन करवा दिया था, इसने आपके प्रतिबंधित करवा दिया था। तो शाहजहां, हालांकि दारा सिकोह में भी आपके दे सकते हैं, और प्रारंभिक काल में आपके औरंगजेब है। ठीक है ना, प्रारंभिक काल में आपके औरंगजेब उसको दे सकते हैं। बाद में आपके औरंगजेब के द्वारा जैसे ही धार्मिक जो आपके प्रभाव है वो ज़्यादा आपके इसके काल में आया, तो आपके इसने चित्रकला को बैन कर दिया, क्योंकि ये चित्रकला को आपके ईश्वरीय कार्य में हस्तक्षेप के रूप में देखता था। ठीक है ना, किसके रूप में? हस्तक्षेप के रूप में। यहाँ पर अब ये दोनों की दोनों आपके, क्योंकि दारा सिकोह है, ठीक है ना, शाहजहां के काल के बाद तक आपके रहे, और ये उत्तराधिकार का जो संघर्ष है उसी दौर के आपके बात हैं। अकबर किस वाद्य यंत्र का कुशल वादक था? अकबर आपके कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में प्रवीण था? ठीक है ना, तो अकबर आपके तब्वारा नामक वाद्य बजाया करता था। कौन सा? तब्वारा नामक वाद्य है, जो नक्कारे के टाइप का आपके वाद्य है, तब्वारा। देखिए, इसने औरंगजेब ने आपकी चित्रकला को बैन कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट, अकबर के दरबार में सर्वाधिक प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन थे, उसका मूल नाम क्या था? रामतनु पांडेय। तानसेन का मूल नाम क्या है? रामतनु पांडेय। सिंपल सा प्रश्न है। देखिए, तानसेन की संगीत के क्षेत्र में प्रतिभा विकसित करने में उसके किस गुरु का सबसे ज्यादा योगदान रहा है? स्वामी हरिदास का योगदान सबसे ज्यादा रहा है। स्वामी हरिदास का योगदान सबसे ज्यादा रहा है। नेक्स्ट, कौन मुगल सम्राट अनेक हिंदी गीतों का रचयिता भी था? कौन सा ऐसा आपके मुगल सम्राट है जिसके हिंदी गीतों की भी आपकी रचना की थी? उनमें आपके नाम आ जाता है किसका? जहांगीर का। मनमौजी टाइप आपकी व्यक्ति था कौन? जहांगीर।
किस मुगल बादशाह का गायन इतना सुरीला था कि अनेक शुद्ध मत वाले सूफी संत और धार्मिक व्यक्ति उसके गायन से उत्पन्न परमानंद के परिणाम स्वरूप अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठते थे। ठीक है ना। तो सूफियाना अंदाज का अगर कोई मुगल बादशाह है तो वो कौन है कि शाहजहां है। कौन है? शाहजहां। सूफियाना अंदाज का जो व्यक्ति है या मुगल बादशाह है वो आपके कौन है? शाहजहां। जब आपके गाता था, सुरीला गाता था, और आपके सब जो सूफी हैं वो इसके गायन में शुद्ध बुद्ध खो बैठते थे। ठीक है। कौन मुगल सम्राट एक आपके प्रसिद्ध वीणा वादक था? प्रसिद्ध वीणा वादक आपके कौन है कि औरंगजेब है। वीणा वादन में महाराणा कुंभा का नाम है, औरंगजेब का नाम है। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना अकबर के शासनकाल में नहीं हुई है? मुल्ला दाऊद की तारीख अल्फी, मुल्ला दाऊद की तारीख अल्फी, अबुल फजल का अकबरनामा, अमीन कश्मीरी का पातशाहनामा, यही है। अमीन कश्मीरी का पातशाहनामा अकबर के काल की रचना नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, अकबर के काल का सर्वाधिक प्रसिद्ध और विद्वान फारसी लेखक कौन था? अबुल फजल। अबुल फजल से नीचे सब विद्वान में, फारसी लेखक में आपके अबुल फजल का नाम आपके सबसे अग्रणी रहता है। कौन लेखक अकबर का महान आलोचक था? अकबर की आलोचना की उसने, विधर्मी घोषित करने का आपके प्रयास किया अकबर को। अब्दुल कादिर बदायनी, जिसने आपके कौन सी पुस्तक लिखी है? मुंतखब उत तवारीख। मुंतखब उत तवारीख, ये पुस्तक आपकी किसके द्वारा लिखी गई है? अब्दुल कादिर बदायनी के द्वारा आपकी इस पुस्तक की रचना की गई है। ठीक है। और ये अकबर का आपके आलोचक था। एक आपके अहमद सरिंदी हैं, वो भी अकबर के आलोचक के रूप में है। ठीक है। औरंगजेब के शासनकाल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिंदू इतिहासकार कौन था? औरंगजेब के शासनकाल का सबसे महत्वपूर्ण हिंदू आपके इतिहासकार को देखा जाए तो वो आपके कौन था? बढ़िया प्रश्न है। आपके हिंदू इतिहासकारों में आपके नाम आता है, कौन है तो बताइए आपके? चारे चमन का लेखक चंद्रभान ब्राह्मण, लुब्ब उत्तवारीख का लेखक रवि कवि वृंदावन, फुतुहात आलमगीरी का लेखक पंडित ईश्वरदास नागर, खुलासात उत्तवारीख का लेखक सुजान राय। खुलासात उत्तवारीख का लेखक आपके कौन है? सुजान राय। ठीक है। तो बताइए, अब यहाँ इस प्रश्न में थोड़ा सा आपके आप गड़बड़ाएंगे। ठीक है ना। इस प्रश्न में थोड़ा सा गड़बड़ा सकते हैं, इसलिए अभी आपके इसको ड्रॉप कीजिए प्रश्न को, फिर आगे हम आपके इसको डिस्कस और कर लेंगे आपसे। ठीक है। क्योंकि यहाँ हमने सभी आपके, जैसे ईश्वरदास नागर है, सुजान राय भंडारी हैं, सुजान राय भंडारी हैं, ये सभी आपके किसके, जो अकबर कालीन घटनाक्रम हैं उनको आपके लेखन का कार्य करते हैं। ठीक है ना। अकबर कालीन जो घटनाक्रम है उनके लेखन का काम ये करते हैं। अनेक विद्वानों द्वारा सामूहिक रूप से अनुदित और संकलित रज्मनामा किस ग्रंथ का अनुवाद है? किस ग्रंथ का आपके, जो बहुत सारे विद्वानों ने आपके लिखा है, वो आपके कौन से ग्रंथ का, आपके संस्कृत ग्रंथ ऐसा कौन सा है जिसका अनुवाद आपके देखने को मिलता है? तो रज्मनामा है, युद्धों की पुस्तक है आपके, मूल रूप से महाभारत का। रज्मनामा आपके किसका अनुवाद है? महाभारत का अनुवाद है। अकबर के दरबार का सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि कौन था? अकबर के दरबार का सबसे प्रसिद्ध कवि आपके कौन है? तो अकबर के दरबार का सबसे प्रसिद्ध कवि आपके देखें तो आपके कौन है कि गिजाली का नाम आता है। किसका नाम आता है? गिजाली का नाम आता है। हालांकि फैजी है, फैजी का नाम भी आपके कवियों में लिया जाता है। गिजाली हैं आपके फैजी और अबुल फजल के आपके संबंधी के रूप में ही हमें देखने को मिलते हैं। हालांकि कवियों में आपके किसका नाम, फैजी का नाम भी आपके प्रमुख रूप से यहाँ लिया जाता है। ठीक है। जहांगीर की आत्मकथा का लेखन, आत्मकथा का आपके क्या शीर्षक है? तुजुके जहांगीरी। तुजुके जहांगीरी आपकी किसकी? जहांगीर की आत्मकथा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार शाहजहां का दरबारी इतिहासकार नहीं था?
दरबारी इतिहासकार तो अब्दुल हमीद लाहौरी हैं, ठीक है ना, अब्दुल हमीद लाहौरी हैं, वो आपके यहाँ पर नहीं थे, ठीक है ना। नेक्स्ट, शहजादा दारा शिकोह मुगल राजवंश में उत्पन्न महानतम विद्वान शहजादा था। दारा शिकोह के संरक्षण में निम्नलिखित में से किस संस्कृत ग्रंथ का फारसी में अनुवाद नहीं किया गया? आपको याद रखना है कौन सा है कि नहीं कौन सा किया गया है, ठीक है ना, कि भाई के संस्कृत में आपके कौन सा संस्कृत ग्रंथ है जिसका फारसी में अनुवाद आपके नहीं किया गया है। दारा शिकोह के समय तो उपनिषद, योग वशिष्ठ, भगवद गीता, इन सभी का आपके किया गया है, केवल भागवत पुराण है इसका नहीं किया गया। औरंगजेब के शासनकाल में खाफी खां ने मुंतखब उल लुबाब की रचना गोपनीय रूप से की थी। क्यों की थी? गोपनीय रूप से आपकी क्यों की थी इसकी? क्योंकि आपके औरंगजेब ने इतिहास लेखन पर प्रतिबंध लगा रखा था, इतिहास लेखन का विरोधी था, ठीक है, इसीलिए तो इसे खाफी खां कहा गया है। खाफी खां का मतलब होता है छुपा रुस्तम। क्या कहा गया है? छुपा रुस्तम। निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना औरंगजेब के शासनकाल में नहीं हुई है? मोहम्मद सलीह का अमाल ए सलीह, मिर्जा मोहम्मद काजिम का आलमगीर नामा, ठीक है, शुजान राय खत्री का खुलासात उत तवारीख, भीमसेन का नुक्शा ए दिलकुशा, ठीक है ना। तो आपके अमाल ए सलीह, मिर्जा मोहम्मद सलीह का, इसकी रचना इस समय नहीं हुई है, और तो सभी औरंगजेब के काल की हैं, खुलासात उत तवारीख, नुक्शा ए दिलकुशा वगैरह। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध मुगल कालीन हिंदी कवि नहीं था? मुगल कालीन हिंदी कवि आपके कौन सा नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपको बताना है कि भाई कि हिंदी कवियों में आपके रसखान है, ठीक है ना, रसखान है, वो आपके रामदास, नंददास और अब्दुल रहीम खान खाना तो थे ही, ठीक है, रसखान नहीं है आपके। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध मुगल कालीन हिंदी काव्यशास्त्र का प्रसिद्ध लेखक नहीं था? भूषण नहीं है। कौन सा नहीं है? ये भूषण। मतीराम त्रिपाठी, सेनापति, केशवदास के नाम तो हिंदी में ही आपके पढ़ लेते हो ज्यादातर, ठीक है। नेक्स्ट, इस काल के बंगाली साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय विषय क्या था? कृष्णलीला, दुर्गा चरित्र, चैतन्य जीवन चरित्र, चैतन्य चरितामृत एवं दर्शन आपके यहां पर और लिखिए, यही आपके महत्वपूर्ण विषय है बंगाली साहित्य, ठीक है। निम्नलिखित में से किस समकालीन बंगाली ग्रंथ में बंगाल के सामाजिक और आर्थिक जीवन का बहुत सजीव चित्रांकन किया गया है? तो अब याद रखिएगा, त्रिलोचन दास का चैतन्य मंगल है, ठीक है, इसमें आपके नरहरि चक्रवर्ती का आपके भक्ति रत्नाकर है, मुकुंद राम चक्रवर्ती का कविक कर्ण चंडी, इसमें हमें आपके सामाजिक आर्थिक जीवन का चित्रांकन हमें देखने को मिलता है। ये थोड़ा सा आपके टफ है क्योंकि मुगल कालीन साहित्य में क्षेत्रीय साहित्य के अंतर्गत आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आपके वही प्रश्न है जिसको आपके रिपीटेशन हो गया है। अकबर के शासनकाल में भारत की यात्रा करने वाले किसी यात्री ने यह लिखा था कि आगरा और फतेहपुर सीकरी लंदन से भी विशाल नगर हैं। रॉल्फ फिच का नाम आता है। अकबर के शासनकाल में आए थे कौन? रॉल्फ फिच। वह मुगल शहजादी कौन थी जो मक्खी उपनाम से कविताएं लिखती थी और जिसने एक लालित्यपूर्ण काव्य संग्रह या दीवान की रचना की थी? बहुत अच्छा प्रश्न है आपके, मुगल कालीन आपके, और आज की क्लास का हमारा आपके अंतिम प्रश्न है। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है। तो बताइए आपके कौन सी आपके ऐसी राजकुमारी है जिसके द्वारा आपके मख्फी उपनाम से आपके कविताएं लिखा करती थी, ठीक है ना। तो वो आपके कौन है? शाहजहां की पुत्री जहांआरा, शाहजहां की पुत्री जहांआरा। तो ये हमारे कुछ एक आपके मुगल कला एवं संस्कृति से संबंधित आपके प्रश्न हैं। कुछ और प्रश्न हम आपके कल थर्ड पार्ट में लेते हुए आएंगे इसके मुगल काल के, और कुछ एक आपके जो विस्तृत टिप्पणियां हैं उनकी भी चर्चा आपसे करेंगे। यानी कि कुछ जो हमारा एक तरह से मटेरियल है, आपके लिखित मटेरियल है, उसका एक फास्ट रिवीजन मोड पर भी हम आपके इसमें रखेंगे, जिससे आगामी
जो प्रश्न आप देखेंगे वो सभी सही ढंग से आपके कर पाएँ, क्योंकि सुमेलित कीजिए वाले प्रश्न अभी तक हमने इसमें नहीं रखे हैं। अब की क्लास में आपके उनको रखेंगे जिनकी संभावनाएं भी आपके प्रबल रहती हैं। धन्यवाद।